तो शुरू करते हैं एक और न्यू एनिमी को, जहां पे हमें दिखाया जाता है हमारे सीरीज के हीरो को, जो 3 गॉड्स को चैलेंज करने के लिए हेवन रियलम या ऐसे कहें तो चोंगयुआन रियलम में आ गया होता है। साथ ही उसके पास होती है उसकी हेवनली स्वॉर्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो गॉड होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं, बेवकूफ, तुम अपनी मॉर्टल बॉडी के साथ गॉड को चैलेंज करना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जिस पे अपना हीरो जियो तुरंत ही कहता है, आपको शर्म नहीं आती ह्यूमन रेस को अपना गुलाम बनाते हुए उनके ऊपर क्रुएल्टी करते हुए तुम सब खुद को गॉड कहते हो? क्या तुम सभी लोग भूल चुके हो कि कभी ना कभी तुम सभी लोग भी तो ह्यूमन ही थे? कोई बात नहीं, आज मैं तुम सभी लोगों को अपनी हेवनली स्वॉर्ड से मारकर ह्यूमन रेस को तुमसे फ्री कर दूंगा, जिसके बाद जो हमारी ह्यूमन रेस है वापस से ग्लोरियस हो जाएगी। जो सुनकर तो सभी के सभी गॉड काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वहाँ पे खड़े हुए एक गॉड फायर वॉल्स को क्रिएट करके जियो के ऊपर फेंक देते हैं, जो कि किसी मेटेरोइड स्ट्राइक की तरह जियो की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी जो आपने हेवनली स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी को काट देता है। ये देखकर जो सेकंड गॉड होते हैं वो अपने फायर ड्रैगन का यूज करके उससे जियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये फायर ड्रैगन सनसनाता हुआ जियो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे जियो उस फायर ड्रैगन से डॉज करते हुए फर्स्ट गॉड की तरफ अपने स्लैश अटैक को चार्ज कर देता है, जिससे तो वो थोड़ा सा हिल गए होते हैं। लेकिन इस चक्कर में जियो को क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था, वो फायर ड्रैगन उसके काफी क्लोज आ जाता है। हालांकि जियो उससे डॉज करते हुए एक माउंटेन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और आगे की तरफ भागना। लेकिन ये जो ड्रैगन था उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता, ये कंटिन्यू उसे चेस किया जा रहा होता है। हालांकि एक बार फिर ये ड्रैगन जब जियो को निगलने वाला होता है तो हम देखते हैं कि इस बार जियो उससे डॉच नहीं करता, ना ही वो भागता है, बल्कि वो अपनी हेवन स्वॉर्ड का यूज करके सीधा ही उसे एक स्लैश अटैक जड़ देता है। और उस ड्रैगन का काम तमाम करने के बाद ये तुरंत ही उन 3 हेवनली गॉड की तरफ दौड़ पड़ता है अपने हेवनली स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए एक खतरनाक अटैक लेकर। लेकिन हेवनली गॉड उसके अटैक को देखकर भी बिल्कुल भी साइड में नहीं हटते, बल्कि वो तो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ बच्चे, अगर तुम इस अटैक को रोक देते हो और मेरे सामने सरेंडर करके वापस से ह्यूमन रेस की तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मारना मेरे लिए किसी चींटी को मारने जितना आसान है। तो तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। और इतना कहने के बाद वो अपने ऑरे को एनालिसिस करते हैं, जो कि बेहद स्ट्रांग था। साथ ही इस ऑरे से हिट होकर जियो पीछे की तरफ जाता है। तभी एक और तुरंत ही कहते हैं, क्योंकि तुम सरेंडर नहीं कर रहे तो ह्यूमन पैलेस तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगा। जिस पे जियो कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ह्यूमन पैलेस को भी देख लूंगा, लेकिन मैं पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। जो देखकर गॉड अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जियो के ऊपर प्रेशर बनाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम्हारे जैसा एक मामूली सा कीड़ा हम जैसे गॉड को चैलेंज कर सकता है? जिसके वो अपने हेवन डेडली अटैक का यूज करते हैं। उनका हेवन डेडली हैंड जियो के ऊपर इतना प्रेशर बना रहा होता है कि जियो की पूरी बॉडी कांप रही होती है। लेकिन जियो तुरंत ही कहता है, तुम्हारे सामने सरेंडर करने से बेहतर होगा कि मैं आज यहाँ पे मर जाऊं, और भले ही मेरी यहाँ पे डेथ हो फिर भी मैं तुम्हारे सामने तो झुक कर तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो मैं हेल में जाना पसंद करूंगा। जो देखकर ये गॉड तुरंत ही कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम हेल में ही जाओ। और इतना कहकर वो जियो के ऊपर उससे एक अटैक करते हैं, जिससे तो उसकी स्वॉर्ड के और उसके दोनों के ही चीथड़े उड़ गए होते हैं। साथ ही जियो की जो सोल होती है उसके भी चीथड़े उड़ गए होते हैं। देन हम देखते हैं कि ये गॉड तुरंत ही कहते हैं कि इसके जैसा एक मामूली सा कीड़ा भी मेरे अटैक को सहन करने और उसे चार्ज करने के लिए मुझे मजबूर करके मेरे 1000 साल के कल्टीवेशन को बर्बाद कर सकता है। मुझे और स्ट्रांग होना होगा ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो ही ना। इनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो का जो 7 डेडली स्वॉर्ड अटैक था वो इनके कल्टीवेशन को काफी हद तक खत्म कर चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और हमें एक अलग ही प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने हीरो जियो की बॉडी या कहें तो सोल टंगी हुई होती है। और यह जगह होती है स्पिरिट प्लेस। जियो जब अपनी आंखें खोलता है तो आसपास के स्टोन को देखता है तो वो तुरंत ही कहता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी तक मरा नहीं। लेकिन तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, 7 हेवनली स्वॉर्ड एम्परर। ये प्लेस है क्रिएशन प्लेस, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। गॉड्स ने इसे हथियाने की कोशिश की थी, इसीलिए उस टाइम के स्ट्रॉन्ग लोगों ने इस प्लेस को सील कर दिया और आप यहाँ पे 10,000 साल से बेहोश हैं। आपको हमें और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन गॉड से आजाद कराना होगा। हम लोगों ने अपनी सभी सोल पावर को इन स्टोन में सील करके रखा था सिर्फ आपके इंतजार में। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सकती है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन की भी आखिरी होप है आप। आज से 10,000 साल पहले जब आपने गॉड्स के साथ बैटल किया था तो आपकी जो 7 हेवनली स्वॉर्ड थी वो टूट गई थी
और उसके टुकड़े हर जगह बिखर गए, क्योंकि वही इकलौता ऐसा स्वॉर्ड वेपन है जो गॉड्स को डरा सकता है और हरा सकता है, क्योंकि गॉड्स ने अपने एरिया में एक सेफ्टी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट की है जिसे केवल उसी वेपन के साथ ब्रेक किया जा सकता है और किसी वेपन के साथ नहीं। जिसके बाद वो आवाज कहती है, मास्टर तो अब हम आपको रेइनकार्नेट करने वाले हैं। अब आपका सबसे मेन काम है उस स्वॉर्ड को ढूंढना, उसके सभी पीसेस को इकट्ठा करना और अपने कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रॉन्ग पावर लेवल हासिल करना, और इसके बाद आपको उन गॉड्स को मारना होगा, क्योंकि अब आप ही ये कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही ये जो आवाज होती है कुछ हद तक इमोशनल भी लग रही होती है, जैसे मानो सदियों से वो इसका इंतजार कर रही हो। जिसके बाद एक स्कारलेट लाइट के साथ जियाओ का रेइनकार्नेशन हो जाता है और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ली युनचेन सिटी का, जहाँ पे एक यंग मास्टर अपने बिस्तर में सोया हुआ होता है। लेकिन ये सोया नहीं बल्कि मारा जा चुका था। उनके सर्वेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके यंग मास्टर जो अभी ठरकी तरीके से उनके साथ मजे लेते हुए वाइन पी रहे थे, वो अचानक से यमराज के भैंसे में सवार होकर कैसे भाग सकते हैं। यहाँ पे यंग मास्टर के फादर आए हुए होते हैं, जो सभी मेट्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार उससे क्या हुआ, वो ऐसे बेहोश क्यों है। जो देखकर ये मेट तो कहती है, मास्टर हमें नहीं पता, हम तो बस मिलकर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। जिसके बाद मास्टर अचानक से बेहोश हो गए। हालांकि तभी यूनहाओ अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इसकी आंखों से हमें पता चलता है कि ये तो जियो है जिसने रेइनकार्नेट किया इसकी बॉडी में। साथ ही अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी के साथ साथ इसे अपना मकसद एकदम क्लियर याद था। दूसरी तरफ अपने लौंडे को होश में आता हुआ देखकर बाप तो तुरंत उसे गले लगाते हुए कहता, बच्चे तुझे पता नहीं तूने मुझे कितना डरा दिया था, मुझे तो लगा कि मैं कभी तुझे होश में देख ही नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ जियो जो युनहाओ की बॉडी में था, वो तुरंत ही रियलाइज करता है कि वो जिसकी बॉडी में रेइनकार्नेट हुआ है वो इस पैलेस का यंग मास्टर है और एकदम चूतिया बंदा है जिसका कल्टीवेशन लेवल एकदम 0 है, 0। यानी कि अब उसे फिर से 0 से स्टार्ट करके अपना कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ ही उन्होंने महसूस किया था कि इस बॉडी के अंदर कोई तो है जिसने उसे पॉइजन दिया था। आखिरकार बॉडी में पॉइजन था, लेकिन क्योंकि यनहाओ चूतिया था उसने अपने सराउंडिंग में बिल्कुल फोकस नहीं किया था, इसीलिए जियो भी इसका पता नहीं लगा पाया था। लेकिन जियो को इतना तो पता था कि कोई ना कोई तो जरूर है जो नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे और उसे मारना चाहता है। लेकिन तभी उसके जो फादर होते हैं उसे एक पिल पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो, ये मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए ली है। जो देखे जो कहता है ये तो बहुत महंगी है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए वो उस पिल को रख लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोटा तगड़ा बंदा लड़कियों की नाइटी पहनकर यहाँ पे आते हुए यूनहाओ के फादर से कहता है, मास्टर आपके लौंडे ने कल मेरे होटल में काफी लंबा चौड़ा बिल बना लिया है। उसने कहा था वो आज बिल चुका देगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया, इसीलिए मुझे आना पड़ गया। दूसरा हैरम वाली लड़की भी होती है जो कहती है, आपके यंग मास्टर ने हमारे यहाँ से भी 10 लड़कियों को बुलाया था, हर एक के 1000 के अकॉर्डिंग, मुझे भी आपसे 10,000 स्पिरिट स्टोन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अपना हिसाब गिनवाना शुरू कर देते हैं कि यंग मास्टर ने पैसे हमसे भी उधार लिए थे, लेकिन अब तक वो पैसे उन्होंने हमें नहीं चुकाए, तो अब वो पैसे आपको चुकाने होंगे। और ये उसके पापा के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। दूसरे 2 लोग जो थोड़ा सा सस्पिशियस थे, उन्हें देखकर वो आपस में बात करते हैं कि लगता है ये लौंडा अपने बाप के ऊपर तगड़ी प्रॉब्लम लेकर आने वाला है, क्योंकि एक तो यूजलेस है और दूसरा इतनी बर्बादी करता है पैसे की। दूसरे भी यूनहाओ के पापा तुरंत ही कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम लोग पूरा का पूरा झुंड बना कर आए हो। क्या तुम सचमुच मुझे फंसाकर मुझे ब्लेम करना चाहते हो? क्या कोई पवेलियन मास्टर से ऐसे बिहेव करता है? जो देखकर होटल वाला बंदा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, यंग मास्टर ने उधार लिया है, वो खुद नहीं आए इसीलिए हमें आना पड़ा, हम क्या करें? आपका बेटा अय्यासी करके पैसे उड़ाए उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपना पैसा मांगे तो प्रॉब्लम है। वैसे भी आपके पवेलियन में तो बहुत पैसा आता है, आपने अपने बेटे को कितनी हाई लेवल की मेडिसिन दी और हमारे पैसों की बात आई तो आप यहाँ पर बहाने बना रहे हैं। जो सुनकर तो यूनहाओ के जो फादर होते हैं वो सभी को डांटने लगते हैं। दूसरा जियो जो यूनहाओ की बॉडी में था वो तुरंत ही कहता है, बहन का घोड़ा ये लड़का, ये इंसान था या चूतिया, इसने अपने फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर बना रखा है। खैर क्योंकि मैंने ये बॉडी ली है तो ये गंदगी अब मुझे ही साफ करनी होगी। जिसके बाद जियो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरा उधार है, मुझे बस 3 दिन की जरूरत है, आप 3 दिन मुझे दे दीजिए। अगर मैंने 3 दिन में उधार नहीं चुकाया तो स्वॉर्ड पवेलियन आपका। जो सुनकर तो सभी हैरान होते हैं कि 3 दिन में अगर मास्टर ने पैसे नहीं चुकाए तो स्वॉर्ड पवेलियन हमारा। तभी उसके फादर भी उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा तो वो जरूर करेगा। दूसरी तरफ वो जो 2 मिस्टीरियस बंदे होते हैं वो भी थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन क्योंकि पवेलियन मास्टर ने यह कहा था सभी लोग तुरंत ही कहते हैं, ठीक है, तो हम 3 दिन बाद आएंगे और अगर हिसाब नहीं चुकता हुआ तो वही होगा जो आपने कहा। जिसके बाद तो जियो यहाँ अपने फादर से बात करना चाहता था, लेकिन फादर तो काफी नाराज लग रहे थे। वो तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम भूल गए फियो तुम्हारी फियोंसे है, तुम्हारी इस तरीके की हरकत उसे कितना हर्ट करेंगी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसकी नजरों में तुम्हारा कैरेक्टर कितना ज्यादा गिरा हुआ होगा? जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, खैर छोड़ो, मुझे अब तुमसे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है, मैं एल्डर
जू के पास जा रहा हूँ ऐसी और एलिक्जर लेने के लिए। उन्होंने कहा कि इस एलिक्जर से तुम्हारी 5 मेरिडियंस ओपन हो जाएंगी। यूनोहाउ तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो यहाँ से गुस्से में चले गए होते हैं। दूसरा जियो तो यही सोच रहा होता है कि उसे किसी भी तरीके से अब अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा और मेरिडियंस को ओपन करना होगा, ताकि वो अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और वैसे भी उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि उसका मकसद है गॉड को हराना। और इस मामले में जरा सी भी लापरवाही मंजूर नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जिनका नाम होता है जियांग जी युआन, जिनके सामने 3 गॉड में से एक जूसा होते हैं, जो उसे सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में पूछ रहे होते हैं। जो देखकर जियांग बताता है कि उसने सेक्रीफाइस के लिए जगह ढूंढ ली है, एल्टर और सभी चीजें प्रिपेयर कर ली हैं और लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। गॉड जूसा एकदम टेंशन फ्री रह सकते हैं, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा जैसा आपने कहा। जो देखकर जूसा तुरंत ही कहता है तो फिर तुम लोग को अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द से जल्द निपटे। और इतना कहने के बाद जूसा यहाँ से गायब हो गया होता है और सिटी लॉर्ड जुआन सोचते हैं कि गॉड जूसा कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कोई तगड़ी प्रॉब्लम हो। तभी सिटी लॉर्ड जियांग उन तीनों की तरफ देखते हैं जो अभी अभी अपेयर हुए थे, तो वो तुरंत ही कहते हैं तुम तीनों तो मार्शल आर्ट पवेलियन को कैप्चर करने वाले थे, तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मैटर कैसा चल रहा है। जो सुनकर तो यूनहुआ के अंकल, जिनका नाम हाई सैंग होता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अचानक ही सब बदल गया। तभी सिटी लॉर्ड कहता है मैंने सुना कि उनका बेटा नहीं मरा। तो यूनहुआ का कजिन ब्रदर यूनफेंग तुरंत ही कहता है सिटी लॉर्ड हमने लगभग उसे मार दिया था, लेकिन पता नहीं वो मिस्टीरियस तरीके से कैसे जिंदा हो गया। लेकिन ये यहाँ पे सिटी लॉर्ड को भरोसा दिलाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम मार्शल पवेलियन को जरूर हथिया लेंगे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सिटी लॉर्ड इतनी ज्यादा जल्दबाजी सिर्फ इसलिए करे थे क्योंकि जो मार्शल आर्ट स्कूल है उसमें 100+ डिसाइबल थे, और अगर वो मार्शल पवेलियन इनके पास आ जाए तो वो उसके सभी डिसाइबल्स को आराम से सेक्रीफाइस करके सेक्रीफाइस सेरेमनी को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही सिटी लॉर्ड जियांग के इस प्लान में यूनहाउ का कजिन ब्रदर और उसका अंकल भी शामिल था। दूसरा हम देखते हैं सिटी लॉर्ड का जो लौंडा होता है वो तुरंत ही कहता है जल्दी से उस लौंडे को मारकर उसकी फियोंसे लिंग फियू को मेरे पास ले आओ, मुझे हर कीमत पर वो चाहिए, मैं उससे जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी भी और तुम दोनों की भी। वैसे भी अगर यूनहाउ मर जाता है तो सब कुछ यूनफेंग के पास आ जाएगा जो कि उसका कजिन ब्रदर है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं यूनहाउ के फादर को जो कि मास्टर जू के पास आ जाते हैं। वो मास्टर जू से कहते हैं कि मुझे आपका वो इंग्रेडिएंट वाला पिल और ज्यादा चाहिए अपने बेटे के लिए। जिसमें मास्टर जू कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस स्पिरिट स्टोन तैयार रखिएगा, मेरी तरफ से मेडिसिन तैयार रहेंगी। लेकिन यह निहायत ही चूतिया आदमी हमेशा इन्हें चूना लगाता था, जो यूनहाउ की प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे उसके फादर को नकली एलेक्सर देकर उनसे पैसे लूट रहा था। दूसरी तरफ हमें आउटर एरिया में माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहाउ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जियो को रियलाइज होता है कि इस लॉन्डे की बॉडी की तो सारी मेरिडियन टूटी हुई है। जियो समझ गया होता है कि यह लॉन्डा शायद ब्रेकिंग मेरिडियंस के साथ ही पैदा हुआ था, तो इसे ठीक करने के लिए उसे क्रिएशन पैलेस में जाना होगा। और वो तुरंत ही एक थॉट के साथ क्रिएशन प्लेस में पहुंच जाता है, और क्रिएशन प्लेस में पहुंचने के बाद वो आसपास की एनर्जी को उन सोल प्लेट से अब्सॉर्ब करने लगता है। वो वहां पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और इस गोल्डन लाइट एनर्जी से उसकी जो मेरिडियन थी वो हील होने लग जाती हैं। यहाँ पे अपनी मेरिडियंस को स्ट्रॉन्ग और ओपन करते हुए जियो देखता है आसपास 5 स्पिरिचुअल बॉडीज को जो एक एक मूव को फॉलो करते हुए उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, और उसकी बॉडी में जाते ही एक साथ फ्यूज हो जाती हैं। जिसके बाद उसकी मेरिडियन हील हो जाती हैं और जियो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। साथ ही मेरिडियंस हील हो जाने के बाद उसकी जो कल्टीवेशन लेवल थी वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। कल्टीवेशन करते हुए यूनहाउ क्वी कंडेंसिंग रियलम के पीक पर पहुंच चुका होता है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि यूनहाउ की जो बॉडी है वो अंदर से भी एकदम वीक और खोखली है, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी और फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इस लॉन्डे ने चूतियापे के अलावा अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। साथ ही अपनी बॉडी को न्यूट्रेट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यहाँ डिसाइड करता है कि वो कुछ मेडिसिनल हर्ब्स का यूज करेगा। हालांकि जो अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक लौंडा उसके पास आते हुए कहता है यंग मास्टर जल्दी से हमें चलना होगा, हमारे मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर पंगा हो गया है। और इसके बाद वो यहाँ से यूनफेंग को बुलाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियो कहता है यूनहाउ क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को इनहेरिट किया है इसीलिए अब तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियो होता है मार्शल आर्ट पवेलियन की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनफेंग को जो अपने कुछ टट्टों के साथ मार्शल आर्ट पवेलियन में इकट्ठा हो गया होता है, लेकिन इसके अंदर एंटर होते ही मास्टर लियो उसका रास्ता रोक लेते हैं जो कि इस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं जब तक मास्टर की इजाजत नहीं है कोई भी अंदर नहीं जा सकता।
लेकिन ये लोग तो फोर्सफुली ही अंदर जाने लगते हैं, जो देखकर तो मास्टर ल्यू इनके साथ फाइट में कूद पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर ल्यू के जो फाइटिंग मूव्स, उनके सेंसेस और उनके अटैक इतने शानदार होते हैं कि लॉन्डे उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस बंदा जो पिछली रात हमें देखा था, वो मास्टर ल्यू के ऊपर एक तगड़ा अटैक करके उन्हें पीछे की तरफ गिरा देता है। और क्योंकि मास्टर ल्यू तैयार नहीं थे, इसी मोमेंट पर वो उनके ऊपर एक किलिंग अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वो अपने अटैक से मास्टर ल्यू को चोट पहुंचा पाता, यून हाओ यहाँ आ जाता है, जो कि यहाँ पे अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन्हें ऐसे ऐसे झटके देता है और ऐसे ऐसे फटके कि ये बंदे बेहोश हो चुके थे। और बेहोश तो छोड़ो, ऐसा गिरा होता है कि लगता था होश में ही नहीं आएगा। हालांकि वो खड़ा होते हुए कहता है, बच्चे तुझे तो मैं देख लूंगा। लेकिन यहाँ पे तो जियो से इग्नोर मारकर अंकल ल्यू की तरफ आ जाता है उनकी हालत चेक करने के लिए। साथ ही अंकल ल्यू को जब वो संभाल रहा होता है, तो अंकल ल्यू तो ये जानकर एक्साइटेड हो चुके थे कि उनका जो यंग मास्टर वो कल्टीवेट करने लग गया। तभी यूनफेंग कहता है, तुमने तो मुझे सच में बहुत ज्यादा चौंका दिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि एक यूजलेस बंदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तभी यूनसेन तुरंत ही कहता है, जब तुम्हें पता है कि अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, तो क्यों ना तुम भी दो दो हाथ करके अपनी पावर चेक कर लो। और अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे पवेलियन के आसपास भी मत दिखना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूनफेंग तुरंत ही कहता है, पिल खाकर पावर बढ़ाने वाला मुझे ज्ञान दे रहा है। कहीं तुम इन चमचों को पीट कर ये तो नहीं सोच रहे कि तुम सचमुच में स्ट्रांग हो। अगर मैं फाइट करने पे आया तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जो देखकर तो यून हाओ उंगली दिखाते हुए कहता है, दम है तो लड़के देख लेना भाई। और फिर क्या था, दोनों के बीच यहाँ पे घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही लोग अपनी फाइटिंग और पावर को अनलेस करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक बरसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ यूनफेंग जो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था, यून हाओ की एक लात खाने के बाद जमी दोष हो गया होता है। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा मार खाने और इतनी पिटाई झेलने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यून हाओ उससे ज्यादा स्ट्रांग है। वो यूनहाओ के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे यूनहाओ आराम से स्लाइड करते हुए उसके अटैक को डॉज करके उस पे किक अटैक करके उसे बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है। लेकिन वो ऐसे कैसे मान जाता। यूनफेन हवा में रुकते ही 9 स्लैश अटैक यूनहाओ के ऊपर चार्ज कर देता है। हालांकि एक दो अटैक से डॉज करने के बाद यूनहाओ अपनी पावर अनलेस करके उन्हें रोक देता है। जो देखकर तो यूनफेंग पूरी की पूरी एक लेजर बीम उस पे चला देता है और इससे बचने के लिए अपने सामने एक एनर्जी सील्ड क्रिएट करता है। साथ ही यहाँ पे यूनहाओ को ये भी रियलाइज हो गया था कि यूनफेंग उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बैटल वो लॉन्ग टाइम तक खींचेगा तो इस बीग बॉडी के साथ उसके लिए ही नुकसान होगा। वो बैटल लंबा नहीं खींच सकता। आखिरकार बात सही भी थी। यूनफेंग ट्रू युआन रियलम के स्टार्टिंग स्टेज पर होता है। दोनों के बीच एक स्टार नहीं बल्कि एक लेवल का गैप था। यहाँ यूनफेन अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा होता है, जिससे यूनहाओ को रोकना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि प्रेशर के कारण तो बेचारा पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूनफेंग अपनी फ्यूरियस फिस्ट उसके ऊपर चार्ज कर देता है। साथ ही अटैक काफी तगड़ा होता है, जो अगर यूनफेंग से टच होता यूनहाओ से, तो उसकी तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ये अटैक उससे टच होता उससे पहले ही यहाँ पे लिंगफी एक जबरदस्त एंट्री मारते हुए अपने स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक के साथ ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यूनफेई तुरंत ही कहती है, मैं लिंगफेई क्लाउड पीक की तरफ से तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो फिर मेरा क्लाउड पीक इसके लिए एक्शन लेगा। यूनफेंग को तो यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका सारा प्लान चौपट हो गया होता है। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे यहाँ से जाना पड़ता है और उन सभी के जाने के बाद लिंगफेई हमारे यूनहाओ के लिए काफी परेशान होने लगती है। दोस्तों जियो तो ये देखकर हैरान होता है कि ये है उसकी फियोंसे जो लॉन्डे से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ब्यूटीफुल है। साथ ही जियो को ये भी रियलाइज होता है कि लिंगफेई की बॉडी के अंदर उसकी हेवनली स्वॉर्ड के भी टुकड़े हैं। हालांकि तभी लिंगफेई कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अपनी 5 मेरिडियंस ओपन कर ली हैं? मैं तुम्हारे लिए कितनी टेंशन में थी। इससे पहले कि वो आगे बात कर पाते, एक डिसाइबल उन्हें बताता है कि आप दोनों को फादर ने बुलाया है, यानी कि हॉल मास्टर। यहाँ यूनहाओ और लिंगफेई दोनों को पता चलता है कि फादर को पता चल चुका है लॉन्डे के कारनामे के बारे में, कि उसने अभी क्या किया और उसकी 5 मेरिडियंस ओपन हो चुकी हैं, जिस पे उसके फादर तो काफी खुश हो रहे होते और अंकल ल्यू तो नमक मिर्ची और नींबू निचोड़कर सब कुछ किस्से में चटकारे मार के बता रहे होते हैं। जो सुनकर तो उसके फादर तुरंत ही कहते हैं, सब मेरे बेटे को एकदम यूजलेस गार्बेज समझते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कौन उसे कुछ कहने की हिम्मत करता है। वो लिंगफेई से कहते हैं, मुझे लगता था ये नकारा है, लेकिन उसने तो 5 मेरिडियंस ओपन कर ली, जिससे अब मैं तुम दोनों की शादी कर सकता हूँ। कम से कम मुझे ये तो नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरा भी यूनहाओ यहाँ पे इस चीज को लेकर हैरान था कि उनका अटैक इस बार और होगा। जो दूसरा अटैक होगा वो पहले वाले से भी तगड़ा होगा। वो अपने फादर से भी कहता है कि फादर, वो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए थे, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसके फादर कहते हैं, चिंता मत करो, पहले उन्हें लगता था कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसीलिए ये मार्शल आर्ट पवेलियन तुम्हारे हाथों में देना एक यूजलेस थिंग है, जो कि सबसे बड़ी गलती होगी मेरी। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल भी नहीं रहा,
क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हारी मेरिडियंस ओपन हुई, तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तो वो पवेलियन के बारे में देखना भी नहीं सोचेंगे सपने में। तभी जियो तुरंत ही कहता है ये सारी चीजें मुझसे रिलेटेड हैं, लेकिन उसके जो फादर होते हैं उसे ज्यादा बर्डन लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम बस अपने कल्टीवेशन पर फोकस करो, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी मैटर तो मैं अकेले संभाल लूंगा। साथ ही उसके फादर को लग रहा होता है कि मास्टर जू की मेरिडियन के कारण ही, मेडिसिन पिल के कारण ही उनके लौंडे का कल्टीवेशन ओपन हो पाया। इसलिए वो कहते हैं लौंडे, मैंने उन्हें और पिल रिफाइन करने के लिए कहा था, जाओ और उनसे वो पिल ले लो। यू नो हाउ तो उन्हें समझाता है कि फादर इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फादर किसकी ही बात सुनते हैं। वो सीधा कहते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिल की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए लिंगफी को अपने साथ ले जाओ और उन पिल्स को ले लो। इसलिए ना चाहते हुए भी यूनहाओ उनकी बात को मान लेता है। यहाँ फादर की बात को सुनकर यूनहाओ लिंग फेई को लेकर उनके पिल पवेलियन की तरफ जाने लगता है। साथ ही रास्ते में वो पूछता है कि क्या मास्टर जू इतने अच्छे अल्केमिस्ट हैं कि उनकी दवाई से हर कोई ठीक हो जाए। जिस पे लिंग फेई तुरंत ही कहती है उनके बारे में अगर तुम कुछ भी बात करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर बात करना, क्योंकि उनका पिल पवेलियन काफी ज्यादा फेमस है, तो वहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी हरकत बिल्कुल भी मत करना। दूसरी तरफ यहाँ पे यूनहाओ लिंग फेई को अकेला पाकर उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है जो उसने पास्ट में की थी। वो कहता है कि इतने ज्यादा बुरे बिहेवियर के बाद भी तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, थैंक यू। जिस पे लिंग फेई तुरंत ही कहती है क्या तुम्हें बचपन की मेमोरीज अभी भी याद हैं? जो सुनकर जियो यूनहाओ की पास्ट की मेमोरीज को खंगालने लगता है, जहाँ वो देखता है कि यूनहाओ काफी बहादुर हुआ करता था। मेरिडियंस ब्लॉक होने के बाद और कल्टीवेशन न होने के बाद भी वो किसी भी सिचुएशन में लिंग फेई को अकेला छोड़कर कभी नहीं भागता था। इस चक्कर में लोग और बच्चे उसकी फैमिली और उसका मजाक भी उड़ाते थे। तभी लिंग फेई कहती है तब का दिन था और एक आज का दिन है, मैं तुम्हारे अंदर केवल उसी पर्सन को मिस करती हूँ, वो काइंड पर्सन जो कभी हुआ करता था। साथ ही लिंग फेई यहाँ पे याद दिलाते हुए कहती है देखो हम बात करते हुए पिल पैलेस में आ गए और पता भी नहीं चला। साथ ही वो एक बार फिर से याद दिलाते हुए कहती है मास्टर जू के साथ अच्छे से बिहेव करना और उन्हें कुछ भी गलत मत कहना, आखिरकार तुम्हारे फादर ने बहुत मेहनत की है। हम देखते हैं गेट में उन्हें एक सर्वेंट मिलता है जो उन्हें वेलकम करके हॉल के अंदर ले जाता है। साथ ही वो उसे अंदर ले जाते हुए कहता है मास्टर जू आप दोनों का काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मास्टर जू के कल्टीवेशन लेवल का पता चलता है जो ट्रू युआन रियलम के अर्ली स्टेज पर होते हैं, यानी उसी लेवल पर जिस लेवल पर यूनफेंग था। यहाँ पे मास्टर जू तुरंत ही कहते हैं तो तुम यूनहाओ हो, तुम्हारे फादर ने मुझे काफी कुछ डिटेल में बताया था तुम्हारी कंडीशन के बारे में, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो पिल दी वो तुम्हारे ऊपर वर्क कर गई, इसीलिए तुम्हारे फादर ने मुझे वो पिल बल्क में बनाने के लिए कहा था। साथ ही बोलते हुए वो काफी इगोइस्टिक लग रहे होते हैं, जैसे उन्होंने यूनहाओ पे एहसान किया हो। दूसरा भी यूनहाओ तो समझ गया होता है कि ये उसके फादर को पैसों के लिए चीट कर रहे हैं। साथ ही उनके बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यूनहाओ की कंडीशन के बारे में तो उन्हें कुछ भी पता ही ना हो, बस उनकी दवाई असर कर रही है और उनका तुक्का लग रहा है। वो यूनहाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए एक मेडिसिनल स्टोन प्रिपेयर किया है, जिससे अब जॉब करते ही तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सारे मेरिडियन सील्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये कहते हुए वो उसे एक स्कारलेट रेड स्टोन दे देते हैं। इस क्रिस्टल को देखते हुए तो यूनहाओ काफी सरप्राइज होता है और वो तुरंत ही कहता है अरे बहन के घोड़े, ये क्रिस्टल तो ब्लड क्लॉटिंग क्रिस्टल है जिसे मैंने पास्ट लाइफ में अपने डिसाइबल चैंग हाओ को दिया था। और इस स्टोन की खासियत है कि यह साला दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और अपने ओनर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। वो ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हो रहा था कि आखिरकार ये क्रिस्टल जुएन के पास कहाँ से आया। यहाँ पे एक बात तो क्लियर थी कि मास्टर जू ने यूनहाओ को ये क्रिस्टल इसीलिए दिया था ताकि वो उसकी बॉडी में जो एनर्जी अभी अभी गैदर हुई थी उसे अपने लिए अब्सॉर्ब कर लें। वो तुरंत ही कहता है मास्टर जू क्या आपको मेरी बॉडी के अंदर की हालत को चेक करने के लिए मेरी पल्स नहीं चेक करनी चाहिए ताकि आप मेरी फिजिकल बॉडी की कंडीशन को नोटिस कर पाए? आप तो सीधा सीधा मुझे ये क्रिस्टल ही अब्सॉर्ब करने के लिए कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करते हुए मैं कुछ ज्यादा वीक हो जाऊं या फिर इसकी ज्यादा एनर्जी से मेरी बॉडी ब्लास्ट ना हो जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार क्या सोचकर आप ये क्रिस्टल मुझे अब्सॉर्ब करने के लिए कह रहे हैं? जो देखकर तो मास्टर जू एकदम पवित्र आदमी बनते हुए कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हारा बुरा भला क्यों ही चाहूंगा? मैंने तो तुम्हारे जैसे न जाने कितने केसेस हैंडल किए होंगे। साथ ही मेरा ये मिस्टीरियस क्रिस्टल बेहद पावरफुल है, इसे अब्सॉर्ब करके तुम्हारी बॉडी की लगभग सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी बच्चे, इसीलिए बेकार में कोई भी सवाल मत पूछो, बस इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लो। जो देखे यूनहाओ तुरंत ही कहता है मुझे तो लगता है कि ये आपकी कोई नई पिल है या कोई नया एक्सपेरिमेंट जो आप मुझ पे तैयार करके ट्राई करना चाहते हैं। जो सुनकर तो मास्टर जू काफी नाराज हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक क्रिस्टल अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्रिस्टल अटैक यूनहाओ तक पहुंच पाते उससे पहले लिंग फेई इन्हें रोककर इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ये क्रिस्टल बहुत पावरफुल होते हैं जो कि आसपास के पिलर में ही घुस गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ लिंग फेई काफी वीक पड़ जाती है और उसे संभालते हुए यूनहाओ बताता है कि इस पूरे के पूरे रूम के अंदर पॉइजनस मिस्ट फैली हुई है जो उनकी पावर को वीक कर रही है।
साथ ही थोड़ा थोड़ा इसका असर यूनहाओ की बॉडी में भी हो रहा होता है, जहाँ पे मास्टर जू बताते हैं कि मैंने इस जगह पर पावर सप्रेसिंग पॉइजन छिड़का हुआ है जो बेहद स्ट्रॉन्ग है, इतना कि इसके सामने तो पावर गैदरिंग लेवल के मास्टर तक की लंका आराम से लग सकती है। यहाँ तक कि इसे सेंस करना भी बहुत मुश्किल है। जो से कन्फेस करता हुआ देखकर तो यूनहाओ एकदम नाराज हो गया होता है, लेकिन तभी जू कहता है, शांत बच्चे, तुम्हारे फादर ने जब मुझे ये बताया कि तुम्हारी मेरिडियन ब्लॉक है तो मैंने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की, लेकिन देखो तुम तो मेरे सामने जिंदा और सही सलामत खड़े हुए हो। तुम्हारी बॉडी हील हो गई और तुम तो पावरफुल हो गए, मेरिडियन ठीक हो गई और पावर स्ट्रॉन्ग, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बाकी लोगों से एकदम अलग है। जहर का तुम पे कोई असर नहीं होता और मैं बस यही टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी कितनी अलग है। और इतना कहने के बाद वो अपने पास मौजूद बहुत सारा पॉइजन यूनहाओ की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिससे तो यूनहाओ को बहुत पेन हो रहा था। यह देखकर तो लिंग फेई खुद को संभालते हुए उस मास्टर के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश चार्ज कर देती है। वो तुरंत ही कहती है, मेरे जिंदा रहते तुम यूनहाओ को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके बाद क्या, ये मास्टर अपने खतरनाक अटैक को लिंग फेई की तरफ चार्ज कर देता है, लेकिन इसे रोकने के लिए यूनहाओ आगे आते हुए रिवर्स टेक्निक का यूज करके ये अटैक मास्टर जू की तरफ ही चार्ज कर देता है। लेकिन ये अटैक उन्हीं का था, इसीलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं, मुझे जो जानना था बच्चे, मैं जान गया। उन्हें पता चल गया होता है कि यूनहाओ की बॉडी वास्तव में सबसे अलग है, क्योंकि उसने देखा था कि यूनहाओ ने उसके पॉइजन को ब्रेक कर दिया, जो जानकर तो मास्टर जू को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए ब्लड स्पिरिट वहाँ पे समन करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनहाओ कोई कम वॉरियर नहीं था, उसने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करते हुए इन सभी ब्लड स्पिरिट को एक एक करके खत्म कर दिया होता है। यहाँ तक कि यह देखकर तो लिंग फेई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जू तो यूनहाओ के ऊपर अब अपने पावरफुल और बड़े बड़े स्लैश अटैक चार्ज करना शुरू कर देते हैं और यूनहाओ से डॉज करते हुए उनके क्लोज जाने लगता है। वो उन्हें अपने मार्शल आर्ट से हराने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मास्टर जू भी काफी तगड़े खिलाड़ी हैं। वो यूनहाओ के लगभग सभी अटैकों को आसानी से डॉज करते हैं, लेकिन यूनहाओ हार नहीं मानता। उनके सभी अटैकों से डॉज करके उन्हें एक पावरफुल पंच हिट कर देता है। जिसके बाद तो यूनहाओ उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बस आप इतना ही कर सकते थे? जो सुनकर तो मास्टर जू यहाँ खड़े होकर उसके लिए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जो देखकर यूनहाओ तुरंत ही कहता है, बस हो गया, बहुत ज्यादा फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे तो हो सकता है और ज्यादा मेरिडियंस ब्लॉक हो जाएं। जो देखकर तो मास्टर जू चौंकते हुए कहते हैं, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी मेरिडियंस ब्लॉक हैं? जो देखकर यूनहाओ उनके पास जाते हुए तुरंत ही कहता है, जब मैं आया मैंने तभी अंदाजा लगा लिया, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में लग रहे थे। साथ ही मुझे लगता है कि तुम ये जानने के लिए भी काफी क्यूरियस हो कि मैंने मेरी ब्लॉक मेरिडियंस को किस तरीके से ओपन किया। साथ ही साथ तुम्हारी ब्रीथ से भी महसूस होता है कि तुमने काफी सालों से कल्टीवेशन नहीं किया। तुम तो बस शो ऑफ कर रहे थे कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन स्किल्स हैं, लेकिन तो तुम्हारी मेरिडियन बरसों पहले ही बंद हो चुकी थी। और इतना कहने के बाद यूनहाओ उनके बॉडी के कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट पर टच करता है, जिससे उन्हें काफी अच्छा लगता है। और मास्टर जो यहाँ पर समझ जाते हैं यूनहाओ को पता है कि उनकी ब्लॉक मेरिडियंस को अनलॉक कैसे करना है। वो तुरंत ही कहता है, अगर तुम मेरी मेरिडियंस को ओपन करने में मदद करते हो तो तुम जो चाहोगे, जो पूछोगे, मैं सब बताऊंगा। जो देखकर यूनहाओ तुरंत ही कहता है, ठीक है, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे तुम्हें वो ब्लड बिल्डिंग क्रिस्टल कहाँ से मिला। जो देखकर मास्टर जो तुरंत ही कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये मेरे मास्टर को मिला था किसी एशियन टॉम के पास। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक पीएलएस मास्टर की ग्रेवयार्ड है, जिसने वहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स छिपा के रखे हुए हैं, और ये क्रिस्टल उन्हीं में से एक था। साथ ही हर कोई वहाँ पे जाकर खोजबीन करता रहता है। सभी लोग उन्हें लेने के लिए जाते हैं ताकि वो अपना नाम फेमस कर सके। यहाँ यूनहाओ को सब कुछ समझ में आ गया होता है कि शायद उसकी 7 हेवनली श्रॉड के पार्टिकल्स भी टूटकर इधर उधर ही गिरे हैं, और वो जो बंदा पीएलएस मास्टर जिसकी ये बात कर रहा है वो उसका ही डिसाइबल होना चाहिए, जो कि उसके द्वारा दिए गए सभी ट्रेजर्स को अभी तक संभाल के रखे हुए है। और क्योंकि वो उसे फॉलो करता था, इसलिए हो सकता है कि यहाँ के एम्परर्स ने उसे मार दिया हो। यानी कि मुझे जल्द से जल्द अब उस जगह की तरफ पहुंचना ही होगा। हो सकता है कि मुझे अपनी श्रॉड से रिलेटेड कुछ चीजें वहां मिल जाएं। दोस्तों हम देखते हैं कि मास्टर जो की हालत तो काफी खराब होती है। वो तुरंत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, अगर आपके पास कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे बता दो। मुझे लगता है कि अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जो सुनकर तो यूनहाओ एक पेज निकाल कर उसमें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लिखता है, एक मेथड लिखता है, और तुरंत ही कहता है, इसमें लिखी रेसिपी के अकॉर्डिंग यूनियन रेसिपी को आप लोग तैयार करना। साथ ही जिस इंग्रेडिएंट का जितना अमाउंट लिखा है और जितना टाइम लिखा है उतना ही यूज करके बनाना। और इतना कहने के बाद यूनहाओ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जो तुरंत ही कहते हैं, मास्टर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा
और इसके लिए मुझे कम से कम कितनी रेसिपीज लगेंगी। जो देखकर यूनहाओ तुरंत कहता है जब तक आप मेरे साथ लॉयल है। अब ये आपकी लॉयल्टी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। जो देखकर तो मास्टर जू तुरंत कहते हैं मास्टर आप जो भी कहेंगे और जैसा भी कहेंगे मैं वही करूंगा। जो देखकर यूनहाओ तुरंत कहता है ठीक है तो वफादारी को शो करो। ये जो रेसिपी मैंने तुम्हें दी इसे बनाकर बेचना शुरू कर दो, जिसकी 20% रॉयल्टी मुझे चाहिए और 4 लाख स्प्लिट स्टोन मेरे मार्शल आर्ट पवेलियन में कल सुबह तक पहुंच जाने चाहिए। साथ ही ये जो रेसिपी मैंने तुम्हें दी इसे 1 महीने तक फॉलो करना, तुम्हारी सारी मेरिडियंस ओपन हो जाएंगी और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। इतना कह के यूनहाओ चला जाता है, जबकि मास्टर जो को देखकर लग रहा था कि वो अब यूनहाओ को ही फॉलो करने वाले हैं। जिसके बाद हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा एक रिचुअल फॉलो कर रहा होता है और इसका नाम होता है डेड बोर्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर होता है और मिस्टीरियस रिचुअल फॉलो कर रहा होता है। वो इस रिचुअल के साथ पता लगाता है कि कोई एशियंट ह्यूमन है जो यहाँ पे रिवॉर्न हुआ है। वो गॉड जूसा को बुलाते हुए कहता है गॉड मैंने महसूस किया कि यहाँ पे कोई एशियंट ह्यूमन रिवॉर्न हुआ है। जो देखकर गॉड जूसा तुरंत ही कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हुआ भी है तो वो कोई ऐसा बंदा होगा जो मछली के जाल को तोड़कर निकल गया होगा। गॉड जूसा तुरंत ही कहते हैं जितना जल्दी हो सके उस बंदे की आइडेंटिटी को अपनी पावर का यूज करके पता लगाओ। जितने एम्प्रेस की मदद चाहिए उतने एम्प्रेस की मदद लो और उस बंदे को जल्द से जल्द मरवा दो। हमारे रास्ते का कांटा वो बने उससे पहले ही उसे हमारे रास्ते से साफ कर देना। मैं दोबारा जियो जैसा दूसरा कोई भी पर्सन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सुनकर तो डेडवुड अपना सिर हिला देता है कि जो हुक्म मेरे आका। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेई काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती है उस पॉइजन के कारण। इसीलिए यूनहाओ अपनी पावर का यूज करके उसकी बॉडी के पॉइजन को क्योर करता है। जिसके बाद वो लिंग फेई को लिटा देता है जो कि बेहोश होती है। तभी वो सोचता है ये सबसे अच्छा मौका है अपने स्वॉर्ड के टुकड़े को हासिल करने का। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिंग फेई की बॉडी से अपने स्वॉर्ड के टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्राई करने के बाद भी वो देखता है कि वो स्वॉर्ड के टुकड़े बाहर नहीं आ रहे। यहाँ पे यूनहाओ समझ गया होता है कि लिंग फेई की बॉडी के अंदर जो सोल क्रिस्टल हैं या उसके स्वॉर्ड के पार्टिकल उनके अंदर कोई सील लगी है और वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं कि उस सील को ब्रेक करके उन टुकड़ों को हासिल कर पाए। इसीलिए उसे जल्द से जल्द अब और स्ट्रांग बनना होगा और अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा। इसके अलावा ये स्वॉर्ड डिवाइन स्टोन से बनी हुई है और उसे इन टुकड़ों को हासिल करने के बाद उसे रिफाइन करने के लिए मिस्टीरियस मिस्टिकल फायर की जरूरत होगी, जिसे अभी तो वो बिल्कुल हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए उसे अभी केवल इन टुकड़ों को कलेक्ट करना है और वेट करना है। जिसके बाद वो लिंग फेई को छोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ मास्टर ल्यू से बताते हैं मास्टर जू ने बहुत सारे पैसे और बहुत सारी हर्ब्स भिजवाई हैं। जैसा कि यूनहाओ ने उनसे कहा था उन्होंने एकदम वैसा ही किया था। जिसके बाद यूनहाओ यहाँ पे एक रूम की तरफ कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है और मास्टर से कहकर जाता है कि ध्यान रखिएगा कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ना आ पाए। जो सुनकर तो मास्टर ल्यू तुरंत ही एग्री हो जाते हैं और उन्हें यूनहाओ कुछ बदला बदला लग रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे यूनहाओ हमें बताता है कि कोई एनर्जी जिसकी मदद से लोग अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, गॉड उस कोई एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और उसे एक सील कर देते हैं। इसीलिए कोई भी चाहे कितना भी कल्टीवेट क्यों न कर ले वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और क्योंकि कोई उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता तो कोई भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से वो सभी को डोमिनेट करके रखते हैं। यहाँ पे यूनहाओ तुरंत ही कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक यूजलेस बॉडी है। साथ ही जहाँ तक बात रही क्विक, तो मैं इन सोल पिलर्स के अंदर की कोई एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जिससे इसका पता गॉड भी नहीं लगा पाएंगे। साथ ही धीरे धीरे कल्टीवेट करते हुए मैं इन पिलर्स के सीक्रेट को भी समझ ही जाऊंगा। साथ ही अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मास्टर जू के जो हब्स है मुझे काफी हेल्प करने वाले हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनहाओ होता है यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए सोल सी का यूज करके क्रिएशन प्लेस में पहुंच जाता है। साथ ही वो हमें यहाँ पे बताता है इस वर्ल्ड में पावर के 9 लेवल हैं। पहला की एन्चेंटमेंट लेवल, दूसरा कुई युआन रियलम, थर्ड गैंगको रियलम, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, पांचवा जिंदान रियलम, 6 है युआन तियान रियलम, 7वां जोलिंग रियलम, 8वां टोंगसुआन रियलम और आखिरी तियान जुआन रियलम। साथ ही वो आगे बताते हुए कहता है कि इन्हें कल्टीवेट करते हुए तुम्हें 3-3 लेवल्स क्रॉस करने होंगे। जैसे फर्स्ट लेवल क्विंटेंटमेंट रियलम को क्रॉस करने के लिए तुम्हें 3 लेवल्स क्रॉस करने होंगे, इनिशियल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और पीक लेवल। यही वो कल्टीवेशन मेथड है जो चला आ रहा था और इसे ही एशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉलो करती हुई आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जियो आसपास मौजूद इन सोल टैबलेट्स को देखता है जो कि अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन टेक्निक्स और मेथड्स को कैरी करके चल रही होती हैं। साथ ही सबका अपना एक अलग कल्टीवेशन मेथड होता है। यह जियो डिसाइड करता है कि इस बार वो कल्टीवेट करते हुए उस लेवल को अचीव करेगा जिस लेवल पर पहुंचने के बाद गॉड उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे।
वो लेवल जिसे आज तक कोई अचीव ही ना कर पाया हो। और इतना कहने के बाद वो खुद से प्रॉमिस करते हुए हेवन के गॉड्स को कहता है बस मेरा वेट करो। और इतना करने के बाद वो आसपास की एनर्जी को बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। और कुछ ही देर के बाद वो जब एनर्जी को अनलेस करता है तो ऐसा रियलाइज होता है जैसे मानो जियो हवा में उड़ रहा हो, क्योंकि उसने अपनी पावर में ब्रेक थ्रू कर लिया था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं युनफेंग के पैलेस का, जहाँ युनफेंग आराम कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वहाँ पे उसका सर्वेंट उसे फल सर्व करते हुए कहता है आपने लिंग फेई के लिए जो ज्वेलरी का सेट भिजवाया था वो लिंग फेई ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि जो मैसेंजर वो लेकर गया था उसे भी बुरी तरीके से पीटा है। ऐसा लगता था कि युनफेंग युनहाई से इसलिए भी जलता था क्योंकि यह बंदा लिंग फेई को पसंद करता था, जो कि ऑब्वियसली युनहाओ की जोरू होने वाली है। वो तुरंत ही सुनने के बाद कहता है वो लड़की कुछ ज्यादा ईगोइस्टिक है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि युनफेंग का वहाँ पे एक खबरी पहुंचता है, यानी कि गुप्तचर, जिसे देखकर युनफेंग इस टट्टे को यहाँ से भगा देता है। यह खबरी या गुप्तचर उसे बताता है कि आपका एनिमी कोई युआन रियलम के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते रहे और वो काफी स्ट्रांग हो जाए। जो देखकर युनफेंग हंसते हुए कहता है चाहे वो अपने कल्टीवेशन को कितना भी स्ट्रांग क्यों न कर ले, मेरे युन फैमिली के बगैर वो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे ये एकेडमी हो या फिर ये पावर, सब कुछ मेरा होगा। एक दिन मैं उससे ये सब कुछ छीन लूंगा जो मेरा है। तभी वो खबरी फुसफुसाते हुए कहता है मैंने सुना एल्डर यूनिंग हमारी सिटी में आने वाले हैं। जिसके बाद मार्शल आर्ट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनहाओ के फादर युन टियान काफी सारे डिसाइबल्स को मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है युनफेंग की, जो अपने फादर के साथ वहाँ पर आया होता है। वो यहाँ पे आगे आते हुए कहता है युन टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने यूजलेस बेटे की शादी लिंग फेई से कराने की? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा वो गार्बेज सब बेटा उस पावरफुल लड़की को डिजर्व करता है? अपने बेटे की बेइज्जती सुनकर तो युनटियान स्वॉर्ड निकालकर सीधा ही जमीन में घुसेड़ देते हैं, जो कि एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑरा जनरेट कर रही होती है। ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक खुली धमकी थी और वो तुरंत ही कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? ये लोग तो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही युनटियान तुरंत ही कहता है मैं अपने बेटे की शादी किसी से भी कराऊं, ये मेरा मैटर है ना कि तुम्हारा। अपने काम से काम रखो और यहाँ आने का रियल रीजन बताओ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्डर यूनिंग आ जाते हैं, जो यहाँ पे युनटियान की तरफ देखते हुए कहते हैं इतने सारे डिसाइबल्स के सामने आखिरकार तुम अपनी पावर का शो ऑफ कैसे कर सकते हो? उन्हें देखने के बाद तो तीन के तीनों लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। युनटियान तुरंत ही कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एल्डर यूनियन कहते हैं मैं जानता हूँ तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा बेटा उसकी केवल कुछ ही मेरिडियंस ओपन है, जिसके कारण उसका कल्टीवेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के पास कोई भी सक्सेसर नहीं होगा? साथ ही मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे की कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी महंगे महंगे हब्स खरीद रहे हो। क्या यह सच है? क्योंकि इससे हमारा मार्शल आर्ट पवेलियन बहुत ज्यादा तंगी से जूझ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो बेहतर कैंडिडेट है वो हाई सेंग है। जो देखकर तो युनटियान तुरंत ही कहता है लेकिन एल्डर यूनिंग आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत है। साथ ही ये सारी की सारी बातें दूर से युनहाओ भी सुन रहा होता है। उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है। आखिरकार उसे लग रहा था कि इन सभी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि एल्डर यूनिंग के आते ही इन लोगों ने बहस शुरू कर दी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एल्डर यूनिंग तो ये मार्शल आर्ट पवेलियन हाई सैंग के हवाले कर देंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो सामने आएगा। वो तुरंत ही बाहर आते हुए कहता है एल्डर यूनिंग आपने कहा कि मैं केवल कुछ मेरिडियन के साथ जन्मा हूँ, इसीलिए मेरा कल्टीवेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रू युआन रियलम के पीक पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर तो यहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिरकार इन डिसाइबल्स को पता था क्विंटेंटमेंट रियलम से युआन रियलम तक जाने में 2-3 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है, लेकिन युनहाओ ने अपनी मेरिडियन को भी ठीक किया और इसे भी अचीव किया केवल कुछ दिनों के अंदर। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कोई अपने कल्टीवेशन को इतनी तेजी से कैसे ठीक कर सकता है। यहाँ युनफेंग आगे आते हुए तुरंत ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एल्डर के सामने झूठ बोलने की? मुझे लगता है तुमने कुछ पिल्स यूज की हैं और अपनी पावर को टेम्परेरी टाइम के लिए हाई लेवल पर पहुंचाया है। ये तुम्हारी रियल पावर नहीं हो सकती। क्या तुम एल्डर की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? एल्डर यूनिंग को भी युनहाओ की बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो तुरंत ही कहते बच्चे मैं जानता हूँ तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही पेनफुल होता है, इसलिए सच को एक्सेप्ट करना सीख लो। वैसे भी तुम काफी यंग हो, तुम धीरे धीरे खुद को और बेहतर जरूर बना पाओगे। जो सुनकर तो युनहाओ तुरंत ही कहता है अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो क्यों ना आप मेरा एक टेस्ट लेकर देख लें। जो सुनकर तो युनफेंग भी एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था अब होगी युनहाओ की बेइज्जती। यहाँ मास्टर यूनिंग भी कहते अगर ये बात है तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते बच्चे। इसके बाद वो युनहाओ की तरफ देखते हुए अपने हाथ में एक बबल बॉल निकालते हैं और उसे तुरंत ही कहते तो तुम्हें अपना टेस्ट इसके थ्रू देना होगा।
तभी यूनहाओ के फादर तुरंत ही कहते हैं, मास्टर आप क्या बात करते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के बंदे के लिए भी काफी मुश्किल होगा, इसे क्रॉस करने के लिए तो उसे न जाने कितना टाइम लगेगा। आखिरकार ये उसकी लिमिट से काफी हाई है। हालांकि इससे पहले कि यूनटियान कुछ कह पाता, यूनफेंग आते हुए कहता है, मैं तो इस टेस्ट को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जुन सुनकर मास्टर यूनियन उसकी तरफ ये ग्लोब पास करते हैं और कहते हैं, चलो फिर तुम ट्राई करो। जिसपे यूनफेंग अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए वो उस ग्लोब को या बॉल को ओपन करने लगा था। इसे ओपन करने की उसकी जो टेक्निक होती है वो काफी स्मूथ और परफेक्ट लग रही थी। साथ ही वो काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से इसे ओपन कर रहा होता है, जो देखकर आसपास के डिसेबल तुरंत ही कहते हैं, क्या इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, या इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूनफेंग ने उस बॉल को आधा ओपन कर दिया था। इसे देखकर लगभग ज्यादातर लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर के क्रिस्टल को देख सकते थे। एल्डर यूनिंग को भी ये देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है कि ये लौंडा बढ़िया है मार्शल आर्ट स्कूल का सक्सेसर बनने के लिए। तभी यूनफेंग अपनी काबिलियत साबित करने के बाद यूनहाओ से कहता है, तो कहीं तुम्हें अब डर तो नहीं लग रहा, तुम इसे करना तो चाहते हो या अभी भागना चाहते हो। जो देखकर यूनहाओ आगे आते हुए कहता है, इसमें क्या डरने वाली बात है, ये तो बहुत ईजी है। हालांकि यहाँ पे यूनफेंग ने इस ग्लोब के साथ या बॉल के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो की ही थी, जो कि उसके बिहेवियर को देखते हुए साफ पता चल रहा था। जिसके बाद वो इसे यूनहाओ को पकड़ाता है और यूनहाओ इसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन 3-4 कोशिश करने के बाद भी वो इसे ओपन नहीं कर पा रहा था। उसे इस ग्लोब को ओपन करने में काफी प्रॉब्लम महसूस हो रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो फोर्स है जो इस ग्लोब को ओपन नहीं होने देना चाहती, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि यूनफेंग का था। लेकिन सभी को ऐसा लगता है जैसे यूनहाओ के पास इसे ओपन करने की पावर नहीं है। सभी लोग को लगने लगता है कि कहीं यूनफेंग सही तो नहीं कह रहा कि यूनहाओ ने अपनी पावर को पिल खाकर बढ़ाया है, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है और असल में कोई भी पावर नहीं बढ़ी। यहाँ यूनहाओ बहुत कोशिश करता है उसे ओपन करने की, और यहाँ पे सभी मान लेते हैं कि यह ग्लोब ओपन नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस ग्लोब में एक हल्की सी हलचल नजर आती है, जैसे मानो ये ग्लोब अभी के अभी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हमें यह पता चलता, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय 3 फैमिली। आई होप आपको न्यू सीरीज पसंद आई होगी।